आठ आठ बिट्स की फॉर्म के अंदर है और 1 बाइट की सूरत के अंदर मेरे पास ये मुझे क्या। मैं कहा था रहे हैं। इसके बाद जो हमारे सर पास आता है, देखिए इंसर्ट में गया, मैंने इसको 8 अगर टेबल बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें यहाँ पे अगर मैं कोई भी एड्रेस देना चाहूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो दैट विल बी ए आई 0.0 मेरे पास पहला एड्रेस बनता है, जो कि मैं इधर अगर लिखता हूँ, हम इसी तरीके से चले थे लास्ट टाइम। हम इन्हीं एड्रेसेस को हिट करते हैं जब हम कहते हैं कि आई 0.0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 हो चुके हैं। तो ये वाला हमारे पास कॉलम नहीं होगा, आठ लास्ट वाला। सर हमने इसकी जगह एम यूज की थी सर, एम एन क्यों यूज की थी हमने सर? हाँ जी, ठीक है जी, हमने एम भी यूज़ कर सकते हैं, आई क्यू भी यूज़, क्यू फॉर आउटपुट है, आई फॉर इनपुट है और एम फॉर मेमोरी इनपुट्स हैं। यानी कि मेमोरी का मतलब है कि आपकी फ़िज़िकल इनपुट्स नहीं है, वो आपके पास वर्चुअल इनपुट आउटपुट है। यानी कि आपने अगर स्काडा से ऑन करना है, सॉफ्टवेयर से ऑन करना है, किसी ऐसी चीज़ों से ऑन करना है, तो हम एम यूज़ करते हैं। अगर आपने फ़िज़िकली किसी सेंसर से ऑन करना है, किसी बटन से ऑन करना है, देन वी हैव एन अदर ऑप्शन, जो कि हम फिर आई यूज़ करते हैं फिज़िकल इनपुट्स के लिए। दैट इज़ बेसिकली आई 0.0 0.1 अप टू आई 0.7। हम आई 0.8 यूज़ नहीं कर सकते, लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हम अगली बाइट पे चले जाएंगे क्योंकि सीमेंस के पास एड्रेसिंग ही 8 बिट्स की है। तो बाकी पीएलसी में हम जा सकते हैं, X8 X9 X10 X11, सीमेंस में नहीं हम जा, ठीक है, उसका सिंटैक्स है, उसने जैसे भी ड्रेसिंग की हम उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एम में जाना है तो एम में भी जा सकते हैं आप, तो नो इशू एंड सो ऑन। ये चलते चलते यहाँ पे एम 0.0 तक चला जाएगा। ये मेरे पास बन गया इसका बिट्स एड्रेसिंग। क्यू की भी इसी तरह एड्रेसिंग हो जाएगी, तो ये मेरे पास इसी तरीके से एड्रेसिंग होती है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ आपके पास, पेस्ट किया मैंने, ये देखें जी, अब ये जो मेरे पास एड्रेसिंग इस तरीके से है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो एड्रेसिंग है, ये मैंने दो ले लिया एड्रेस, 2 बाइट मैंने ऑक्यूपाई कर लिए, तो आई 0.0 से आई 0.7 तक गए और आई 1.0 से आई 1.7 तक चले जाएंगे, इसी तरह सोन चलेंगे। अब हमें ये पता है, हम एक बिट को तो हमें पता है कि एक बिट कहते हैं, 8 बिट्स को हमें पता है हम बाइट कहते हैं। एक बाइट के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो होता है 2 पावर 8, दैट इज़ 255। तो इसका मतलब अगर हमने किसी भी चीज़ के अंदर डाटा को स्टोर करना है तो हमें कोई ना कोई रजिस्टर चाहिए, वो बाइट की सूरत में होगा, तो वो सिर्फ 8 बिट यानी कि 255 या 256, 0 से 255 तक हो जाएगा, डाटा स्टोर करेगा। लेकिन 2 पावर 8 दैट इज़ बेसिकली योर बाइट की कैपेसिटी कितनी है, बाइट की कैपेसिटी 255 तक है। अब अगर इससे ज़्यादा भी कोई नंबर स्टोर करना है तो वो तो नहीं आ सकेगा। जैसे एक बिट के अंदर 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 8 बिट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर आ सकता है, 8 की 8 बिट्स को हम 1 कर दें, दैट इज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो अगर वो 1 कर दें तो उसको अगर हम डेसिमल बनाया जाए 255, तो इट मीन्स कि अगर हम बाइट एड्रेसिंग यूज़ करें तो बाइट के जो रजिस्टर है बहुत छोटी स्पेस के हैं, जस्ट ओनली 255। हमने किसी काउंटर की वैल्यू को स्टोर करना है, किसी टाइमर की वैल्यू को स्टोर करना है, तो काउंटर्स तो 100,000 और लाखों में हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए बाइट एड्रेसिंग फेवरेबल नहीं है फॉर डाटा रजिस्टर्स। तो देखें जी, अब बाइट का फॉर्मेट क्या होता है, आई अगर वो इनपुट की है, बी फॉर बाइट एंड ज़ीरो, तो इनपुट बाइट ज़ीरो,
अगर मैंने मेमोरी की करनी है MB0 मेमोरी बाइट 0, अगर आउटपुट की करनी है तो QB0 आउटपुट बाइट 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये स्पेस IB0 है, IB0 पूरी बाइट है, इसका ये मतलब है इसने 0 वाली बाइट ली और 8 की 8 वैल्यू ले ली, यानी कि इसने ये पूरी ऑक्यूपाई कर ली स्पेस, ये सारा डाटा की स्पेस IB0 के अंदर आ गया। अगर मैं कहता हूँ I0.5 तो सिर्फ ये वाली लोकेशन मेरी कवर होती है, एक बिट, लेकिन IB0 से पूरी बाइट ही आ जाती है। IB2 है तो अगर ये 0 बाइट है, ये 1th बाइट है, ये 2nd बाइट है, यानी कि 3rd हो जाएगी, जो 2th बाइट है, तो ये पूरा डाटा वो ऑक्यूपाई कर लेगा IB2 से, 3rd रो पूरी हो जाएगी 8 बिट्स। तो ये उसका सिंटैक्स है। अब बात है M, अगर ये सारा एरिया M का है मेमोरी का, तो सेम एज MB0 ये पूरा 0 ले लेगा, ये वाली को कवर कर लेगा, MB1 ये MB2 ये MB3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आपकी बाइट और एड्रेसिंग कैसे बिहेव करती है सिमंस के अंदर। तो यहाँ पे समझने की थोड़ी ज़रूरत है, बाकी PLCs के अंदर हम काफ़ी इजीली चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। Q का भी इसी तरह, QB0 है तो ये एरिया कवर होगा, QB4 है तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी बाइट कवर हो जाएगी। लेकिन बाइट का हमारा इतना यूज़ नहीं, हम जाते हैं वर्ड के ऊपर। सो बाइट का मतलब हमें पता चला कि ये कितनी इसका है जी 8 बिट्स, और वर्ड कितना होता है जी 16 बिट्स, और इसके बाद डबल भी होता है, ये होता है 32 बिट्स। So byte is actually an 8 bits data which has a capacity of 2 power 8, that is 255, जबकि पास इसके बाद डाटा कैपेसिटी होती है 65536 2 power 16, और ये जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी मच हाई, 2 power 32 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो अब पता चल गया कि बाइट का तो बहुत ही छोटी स्पेस है, हम या तो वर्ड यूज़ कर सकते हैं या डबल यूज़ कर सकते हैं। डबल का जो होगा जी जी, वो आप निकाल लें, 65536 है या 65535 है, जो भी है। सो 32 बिट्स का हमारे पास निकल आएगा जो भी नंबर आएगा। तो इसका मतलब है अगर मैंने अब वर्ड एड्रेसिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा। सो आई कैन डू दी एड्रेसिंग ऑफ द वर्ड, M फॉर मेमोरी, W फॉर वर्ड और 0 फॉर स्टार्टिंग बाइट। तो वो 0th बाइट से शुरू करेगा और 16 बिट्स ले लेगा वो। तो देखें यहाँ पर आया वो 0th बाइट से शुरू करने, अगर ये M की है, यहाँ से वो शुरू करेगा और देता लेता ये सारी ले लेगा। इसका मतलब है उसने W0 ने पहली वाली बाइट भी ले ली जगह सारी, और दूसरी वाली भी सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली है उसने। इसका मतलब है मैं 1 वाली बाइट अब यूज़ दोबारा नहीं कर सकता किसी और एड्रेस के लिए, क्योंकि वो MW0 के अंदर ही 1 वाली बाइट भी आ चुकी है, क्योंकि 16 बिट्स थी। तो 16 बिट्स के ने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हुई तो 16 बिट्स काउंट करते करते मेरे पास ये सारी ही बिट्स 16 में आ गई हैं। इसके बाद मैं अगला जो एड्रेस यूज़ करूँगा MW0 के बाद वो MW2 यूज़ करूँगा। MW1 यूज़ करूँगा तो डाटा ओवरलैपिंग होगी, उसका उसमें डाटा जा रहा होगा और उसका उसमें जा रहा होगा। MW4 यूज़ करूँगा, MW6 यूज़ करूँगा, MW8 यूज़ करूँगा, MW10 एंड सो ऑन। आप ऑड में भी जा सकते हैं, इवन में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यूज़ ही किया MW1 यूज़ कर लिया और 0 वाली मेरी बिट्स में यूज़ हुई थी बाइट, तो अब मैं MW2 ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि 1 और 2 यूज़ हो चुकी हैं। तो MW3 कर लूँगा मैं, एंड हाँ वेरी नेक्स्ट नहीं यूज़ करनी, बाकी वक्फा आप इतना मत ही डाल दें। आप कहते हैं MW3 के बाद मैंने सीधा MW10 करनी है, तो ये भी अलाउड है। लाजमी नहीं कि आप एडजेसेंट ही करेंगे, आप छोड़ के भी आगे भी जा सकते हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि आप एक यूज़ करें उसके बाद दूसरा यूज़ करें। एडजेसेंट जो आता है MW0, 2, 4, 6, उससे एड्रेस रिपीट नहीं होते, बाद में भूल जाते हैं, सेम एड्रेस देते हैं, तो फिर प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आप रियल टाइम किसी मशीन के प्रोग्राम करते हैं।
तो ये मेरे पास आ गया वर्ड का। तो यही अगर वर्ड मेरा आई की सूरत में है तो IW0, IW2, IW4 एंड सो ऑन। और क्यू की सूरत में भी सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया, मेरे पास वर्ड एड्रेसिंग आ गई। अब हम बात करते हैं डबल एड्रेसिंग। MD0, MD4 जाएगा अगला, क्योंकि डबल में आ गया 32 बिट। 32 का मतलब है आपने क्या किया, आपकी डाटा स्पेस ने, आपकी डाटा स्पेस यहाँ गई और इसने कहा जी यहाँ से 32 शुरू करें, जहाँ से भी करना है। तो 8 ये हुई, 8 ये वाली, 16, 24, 32 बिट्स ली। तो जिसने 0 वाली बाइट भी ले ली, 1 वाली भी ले ली, 2 वाली भी ले ली, 3 वाली भी ले ली। तो अगली मैं जो यूज़ करूँगा वो होगा MD4। यस, टोटल स्पेस के अंदर हमने 3 जो है वो हमने छोड़ देनी है। तो MD8, MD12, MD16 एंड सो ऑन। इसके अलावा भी कोई है? दैट्स फिनिश, यही है सर जी। सर अगर ऑड में करना चाहें तो किसे करेंगे, MD1 से? वर्ड में करना चाहें? सर ऑड में, ऑड में? डबल अच्छा को। अच्छा, ऑड में करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ऑड के अंदर आप कर सकते हैं MD1, फिर MD5, MD9, 13। तो मेन चीज़ है जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप क्या कहते हैं, तकरीबन उसको मिला के 4 या उसको छोड़ के 3 छोड़ेंगे स्पेस, क्योंकि 4 बाइट आपके पास डाटा स्पेस एलोकेट हो रही है। अब आपने आगे सर प्लीज इस लेक्चर का भी रिकॉर्ड करके सर अपलोड कर रहे यूट्यूब पे सर। जी बिल्कुल अपलोड कर देंगे, बिल्कुल। ये इसके बाद अपलोड हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है ये। सो एनीवे, तो एड्रेसिंग मुझे समझ आ गई। अब मैं जाके अपने TIA पोर्टल पे वापस आ जाता हूँ। नाउ द गेम इज़ ऑन। सो आई गो टू द इंस्ट्रक्शन टैब एंड आई कैन गो टू द इंस्ट्रक्शन में गए। यहाँ पे देखिए हमने सारी कुछ कर ली थी। और इसके बाद टाइमर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स। मैं मैथ फंक्शन में जाता हूँ, उसके बाद हम एनालॉग आयोज में जाते हैं। तो मैथ फंक्शन मेरे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ये मेरे पास मोस्ट यूज़ होने वाले ये फंक्शंस हैं जो कि हम अभी यूज़ करने वाले हैं हमारी एनालॉग आयोज के अंदर भी। सो ऐड का मतलब है कि ये 2 नंबर को ऐड करेगा, ये इन 1 को ऐड करेगा इन 2 के अंदर, और आउट को में अंदर स्टोर कर देगा। तो आज हम ये 4 फंक्शन करके बाकी फंक्शंस को डिस्कस कर लेंगे। तो फिर एनालॉग आयोज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज़ एन ऐड फंक्शन फ्रॉम द टेकन फ्रॉम द मैथ फंक्शंस। सो ऐड के अंदर क्या है, इनपुट 1 मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 5 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आउटपुट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं आउटपुट किस में स्टोर करूँगा, भाई मेरे पास MB था, बहुत छोटा बर्तन था वो, हमें वो नहीं चाहिए। MW था या MD आता है, ठीक है जी। तो मैं MW लेट से मैं 10 यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसने मुझे कहा जी एरर दे रहा है, सारा ही रेड है, कहता है जी डाटा टाइप सेलेक्ट करें पहले। तो मैं यहाँ से इंटीजर ले लेता हूँ, डबल इंटीजर, ये उससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा। रियल में रियल आ जाएगा, फ्रैक्शन पॉइंट्स वाले नंबर के लिए आ जाएगा। इंटीजर लिया, देखें एरर ख़त्म। मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ और लोड करता हूँ, और ये देखें जी इसने 3 + 5 और इसको क्या कर दिया, 8 कर दिया इसने। डिस्प्ले फॉर्मेट में गए, हम इसे क्या कर देते हैं जी, डेसिमल फॉर्मेट करते हैं। तो देखें मुझे डेसिमल में वो शो होने लग गया 8, पहले वो हेक्स में हो रहा था शो। तो देखें जी मैं 2 जो नंबर है वो ऐड कर सकता हूँ, किसी भी कोई कांस्टेंट नंबर मैं लेके भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास रियल टाइम के अंदर वैल्यूज़ कांस्टेंट नंबर नहीं होते,
मेरे पास कहीं ना कहीं डाटा रजिस्टर से वैल्यू आ रही होती है, तो मैं किसी डाटा रजिस्टर से भी नंबर दे सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे MW, मैं कहता हूँ 12, MW12 में जो कुछ आए उसमें 5 ऐड हो जाए और MW10 में स्टोर कर दो, इसका ये मतलब है। अब प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, एडिशन फंक्शन या सब्ट्रैक्शन फंक्शन, आप कहीं से टेम्परेचर वैल्यू ले रहे हैं, रियल टाइम टेम्परेचर आ रहा है आपको, कोई सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास, वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट आ रहा है, लेकिन उसमें अक्सर ये होता है कि सेंसर की कैलिब्रेशन उतनी नहीं होती, या कुछ फिज़िकल अदर टॉलरेंसेस कम होती है, ज़्यादा होती है। देन वी नीड टू, हम किसी आम मीटर से चेक करें, जो कि हमारे पास मीटर होते हैं, वहाँ से टेम्परेचर और होता है। PLC की स्क्रीन के ऊपर जब हम HMI स्काडा लगाते हैं, टेम्परेचर और आ रहा होता है, तो हमें वहाँ पे फिर खुद एक्यूरेसी करने के लिए भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ जाती है कि इतने डिग्री का या इतना एरर आ रहा है, तो हम वो मैनुअली सेट कर दें, अगर आप अच्छे सेंसर या अच्छे उस कैलिब्रेशन को खुद ब खुद ही रियल टाइम सेट नहीं कर पा रहे। तो ये इस तरह से भी कैलिब्रेशन होती हैं, बहरहाल ये प्रैक्टिकली होती हैं, चाहे ये एक प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर तो ये था, आप सेंसर बिल्कुल अच्छा लगाएं, तो एक प्रॉपर जुगाड़ है ये। तो इसको मैंने किया, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड का फंक्शन। अब बात यह है कि यहाँ पे वैल्यू MW12 में हम कैसे देंगे सिमुलेशन के अंदर। हार्डवेयर के अंदर तो हमें हो सकता है किसी काउंटर का वैल्यू आ रही हो, यहाँ पे किसी टाइमर की आ रही हो, काउंटर यहाँ पे ऐड हो रहा है, 5 ऊपर से आया, 5 नीचे है, 10 हमें यहाँ पे एडिशन में मिल जाए। मैं इसे डाउनलोड करता हूँ पहले। तो इसमें मैं गया, इसमें जाता हूँ मॉडिफाई डिस्प्ले ऑपरेंड, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ डेसिमल के अंदर, मैं कहता हूँ 12। ओके किया तो देखें यहाँ पे 12 आ गया, 12 + 5 17 आ गया। सो मैं इस पे गया, राइट क्लिक किया, आप मॉडिफाई में डिस्प्ले ऑपरेंड Ctrl+Shift+2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे दूँ, 32 दे दिया, तो मैंने ओके किया, तो 32 + 5 37 मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से मैं अपने किसी भी इस ब्लॉक को यूज़ कर सकता हूँ फॉर एडिशन पर्पस, एडिंग टू वैल्यूज़। 256 एंटर कर दें तो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें प्लीज। 32 की जगह रिकॉर्डिंग ऑन है जी, बिल्कुल चल रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने ना आपको मैसेज भी किया था कि मैंने ना प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन जब मैं लोड टू डिवाइस करता था तो लोड का ऑप्शन नहीं आता था। तो ये क्या प्रॉब्लम होगा, इसको कैसे फिक्स करूंगा मैं? देख लेते हैं, जिनके कोई इश्यूज आ रहे हैं ना, हम यूँ करते हैं कि जिनके सॉफ्टवेयर के इशू है या कोई क्यूरी है, हम कोई लहदा से सेशन रख कर ना, आपका एक घंटे का या किसी भी वक्त, कल संडे है, कल आप रख लें सेशन, उसमें आप ठीक लोगों की है क्यूरीज को सर, हम थैंक यू। दूर कर देंगे। ये सारा कोई इतना इश्यूज नहीं है, बग्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सही तरह से इंस्टॉल नहीं होते या सर चलाना नहीं आ रहा एक्सक्यूज मी होता। जी जी। सर, ये जो प्रोग्राम लोड नहीं होता सर, इसके पास इन्होंने सर वो सेमेटिक PLC-M का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया सर, वो डाउनलोड कर लेता फिर हो जाता है सर। आपका ये वाला बटन नहीं आता, यहाँ पे जो आता है ये वाला, अगर तो आपका ये नहीं ना आ रहा, यहाँ पे इस तरह से ग्रे हुआ हुआ है, तो फिर तो आपने PLC सिम नहीं इंस्टॉल किया हुआ। तो वो फिर बात सही है कि PLC सिम इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका सिमुलेशन वाला बटन आ जाएगा। अदरवाइज़ कोई और इशू है वो भी देख लेंगे हम एनीवेज। सर बच्चों को ऐड कर लें, कई बच्चे बैठे हुए हैं। चलें जी, वो ऐड हो गए हैं। यहाँ पे देखते हैं MW16, MW में 18 यूज़ करता हूँ, तो देखें जी ये मेरे पास हो गया है जी। अब ये देखें जी, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है मैंने, इसको मैंने डाउनलोड किया, लोड किया, और ये देखें 0 - 12 - 12 आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं इसको भी वैल्यू दे सकता हूँ, मॉडिफाइड डिस्प्ले ऑपरेंड, यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी 34। ओके किया, 34 - 12 = 22। सो सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी मैं यूज़ इसी तरह से कर सकता हूँ।
उसके बाद मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई वाला इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा और इधर उसका आउटपुट को रिज़ल्ट स्टोर कर देगा। डिवाइड वाला आपका जो ऑप्शन है वो इधर दो नंबर्स को नीचे वाले को इसके साथ डिवाइड करेगा और यहाँ पे रिज़ल्ट स्टोर कर देगा। सो दैट इज़ बेसिकली योर डिवीजन ऑपरेशंस। अभी हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं इसके ऊपर एनालॉग आयोस के ऊपर, कि एनालॉग आयोस के ऊपर किस तरीके से हम ये अपने सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवीजन के ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं। वापस जाते हैं अपने इसके अंदर और देखें एनालॉग आयोस। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन PLCs और ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, तो लिहाजा इस टॉपिक को ज़रा गौर से और दोबारा पूछ के क्वेश्चन आंसर करके आप बाद में क्लियर कर सकते हैं। 255 plus 5 किया 260 आ रहा है। सही तो है, वो तो 255 वाली मत पूछो। वो तो बाइट की थी, वर्ड की लिमिट तो 3 to 7 से 65536 तक है। ये देखें जी, एनालॉग आयोस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। टू एनालॉग स्टैंडर्ड सिग्नल है जी हमारे पास। एक है जी हमारे पास 0 से 10 वोल्ट, एक है जी हमारे पास 0 से 20 मिली एम्पेयर। इसको हम 4 से 20 मिली एम्पेयर भी ले रहे होते हैं। सो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है जो कि स्टैंडर्ड सिग्नल है। अब इसकी वेरिएशंस आती हैं, -10 to 10 वोल्ट है, -5 to 5 वोल्ट है, या 0 to 5 वोल्ट है। ये वेरिएशंस मौजूद हैं। 0 to 10 मिली एम्पेयर वाले भी वेरिएशंस हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस अगर आपकी PLC के साथ चल रहा है तो माइक्रो कंट्रोलर मोस्टली 5 वोल्ट और 10 मिली पे जा रहे होते हैं, इसलिए हमें वो वाली भी वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ जाती है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं टेम्परेचर RTDs को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड सिग्नल्स के अंदर वोल्टेज और करंट को देख रहा हूँ। तो अगर मेरे पास इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं तो मैं इनको कैसे टैकल करता हूँ PLC के अंदर। अब देखें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे देखें मेरे पास एक सेंसर है। Let's say I have at this one of the thermocouple sensor। इसकी आउटपुट में मुझे मिल रही है जी, लिहाजा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसको केयरफुली देख लें। तो एनालॉग आयोस है, एनालॉग आयोस को आप देखें, इसने एक सेंसर की जो इनपुट है ना वो क्या हो सकती है, टेम्परेचर है अगर थर्मोकपल है, प्रेशर है अगर प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, लेवल है अगर लेवल ट्रांसमीटर्स हैं, लेवल सेंसर्स हैं, फ्लो है अगर फ्लो के सेंसर्स हैं, लोड सेल है तो वेट है। आपकी पैकिंग मशीन सारी लोड सेल्स पे काम कर रही है, जहाँ पे हाँ जहाँ पे आपकी वेट वगैरह का आता है, आपने कहीं पे वेटेज करनी है तो लोड सेल यूज़ होते हैं। तो मैं थर्मोकपल को पे बात करते हैं हम। अब इसका अगर लेट से इस थर्मोकपल का जो इनपुट है ना वो है जी 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल। अब इसने जो आउटपुट निकालनी है ना, जो कि थर्मोकपल की आउटपुट है, वो क्या होती है जी 0 से सम मिली वोल्ट। ले जी मैंने जूम किया 0 से 10 मिली वोल्ट मैं लूँगा थर्मोकपल से, या 0 से 500 डिग्री जब वो जाता है तो उसकी आउटपुट पे 0 से 10 मिली वोल्ट आ जाता है। अब जारी बात है, हमारा जो स्टैंडर्ड सिग्नल है वो क्या है जी 0 से 10 वोल्ट है। आपने देखा होगा आपके पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी यूज़ होते हैं और एम्पलीफायर्स भी यूज़ होते हैं, मॉड्यूल्स भी यूज़ होते हैं। तो वो उसके पर्पज़ ही ये होता है कि हमारे पास जो डिज़ायर्ड वोल्टेज लेवल है वो हमें मिले, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सिग्नल कह दिया तो स्टैंडर्ड सिग्नल का मतलब ये था कि VFDs वाले आए। स्टैंडर्ड इसलिए बने कि जी देखें VFDs हैं, उसने PLC के साथ कनेक्ट होना है, PLCs हैं, उसके साथ सेंसर हैं, डिवाइसेस हैं, एनालॉग डिजिटल सेंसर्स हैं या और अदर डिवाइसेस हैं। अगर इन सब का सिग्नल अपना अपना होता 10 वोल्ट का
किसी का कहता है हम जी हमारा एनालॉग है जी 0 से 20 वोल्ट का, तो कोई भी डिवाइस आपस में इंटीग्रेट ना कर पाती, हर एक को बीच में अलग उनको बीच के अंदर कोई ना कोई ट्रांसमीटर कन्वर्टर्स कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाना पड़ता, ऐसा ही है। लिहाजा उसके लिए हमने क्या किया, सब टीम्स बैठी हर एक कंपनी के, उन्होंने कहा जी एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं ताकि आपस में कंपैटिबिलिटी इजी हो जाए। तो अब सेंसर की आउट भी यही निकलेगी 0 से 10 वोल्ट या 0 से 20 मिली एम्पेयर, ताकि वो आपस में पीएलसी के साथ इंटीग्रेट कर सके। सो मैंने क्या किया, इसके आगे लगा दिया एक एम्पलीफायर। अगर मुझे वोल्टेज चाहिए और अगर मुझे करंट चाहिए तो मैंने लगा दिया ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। नॉर्मल आइटम है, आम तौर पे मिल जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, हमारी लैब के अंदर ये सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं। टेम्परेचर ट्रांसमीटर और थर्मोकपल एम्पलीफायर्स, तो फिर उससे रियल टाइम टेम्परेचर हम ले लेते हैं। अब बात ये हुई कि एक जो सेंसर है हमारे पास, उसकी जो हमारे पास इनपुट है वो 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी आउटपुट आई 0 से 10 मिली वोल्ट। उसको जब मैंने एम्पलीफायर किया तो वो मुझे मिल गया 0 से 10 वोल्ट। अब पीएलसी ने कहा मैं ये एक्सेप्ट कर सकती हूँ, अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट ऐसे मॉड्यूल्स भी मौजूद हैं जिसमें डायरेक्ट थर्मोकपल लग जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्सपेंसिव, अंदर प्रोसेस उनका भी यही है, कन्वर्ट ही हुए हैं, ट्रांसमीटर हैं। हाँ। तो मैंने ये वोल्ट बनाए, अब मैंने पीएलसी को ये वोल्टेज दे दी है उसकी पिंस के ऊपर। लेट्स से मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, यहाँ से जो प्लस माइनस आ रहे हैं मैंने पीएलसी की एक दो पिंस पे दे दिए, ये प्लस आ रहा है, ये एक माइनस आ रहा है, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ये टेम्परेचर जो ही मैंने इंक्रीज़ किया इसका, तो टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये वोल्ट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। 250 डिग्री पे पहुँचा इधर 5 मिली आ जाएंगे, इधर 5 वोल्ट आ जाएंगे। 500 डिग्री पे जाएगा यहाँ पे 10 मिली, यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएंगे। अब ये वैल्यू पीएलसी ने रिसीव करना शुरू की। अब पीएलसी ने कहा जी मैं डिजिटल वर्ड्स की बिलोंग करती हूँ, मेरे पास ये क्या दे रहे हो वोल्टेज, तो वो पीएलसी अपने एनालॉग कार्ड जो है उसका इसको A to D कन्वर्ट करेगा और इसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, किस नंबर में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर्स में जाएगा, एक जारी बात है, एक वोल्ट नंबर है, जब डिजिट्स में जाएगा तो वो उसकी एक नंबर बना देगा, डिपेंड करेगा कि मॉड्यूल की रेजोल्यूशन कितनी है। लेकिन अभी हम रेजोल्यूशन पे नहीं जाते, वो एक नई कॉम्प्लिकेशन है। हम कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी पे खेलते हैं कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, तो दैट इज़ एक्चुअली एन रेजोल्यूशन कितनी बन जाती है, एक जो इंटीजर की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो एक जो वर्ड है उसकी कैपेसिटी कितनी थी 36। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो ये आधे हो जाएंगे, -3276 से +32767। तो अभी मैं आइडियली खेल रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं बाद में बताता हूँ, आइडियल फॉर्म पे मैं जा रहा हूँ। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दो नंबर होते हैं ना, तो मेरी रेंज तो वही बना ना 65536, ये मेरी टोटल रेंज यही बन रही है। तो मेरे पास आ गया, अब देखें मेरे पास नेगेटिव वोल्टेज तो नहीं है, इसका मतलब मुझे यही वैल्यू चाहिए 0 से 32767, आइडियली खेल रहे हैं अभी हम। तो इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे 0 से 10 वोल्ट आ रहे हैं तो मेरे पास पीएलसी में आ रहे हैं 0 से 32767 आइडियली। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेंसर को मिले डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिला, उसने निकाले मिली वोल्ट, एम्पलीफायर या मॉड्यूल ने निकाले वोल्टेज, पीएलसी को गए वोल्टेज, पीएलसी ने ये नंबर बना दिए प्रोग्राम के अंदर। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर आई कि ये नंबर को हम नहीं जानते, इंजीनियर भी जिसने प्रोग्रामिंग की है वो भी भूल जाएगा कुछ चंद दिनों बाद।
आपसे कोई पूछे भी टेम्परेचर फर्नेस पे क्या हुआ जी, तो जी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बात समझ आती है। आप कहें जी 32767, 21,680, 16,000 कुछ, तो दिस इज़ नॉट एन अंडरस्टैंडेबल। सो हमें क्या चाहिए, इस नंबर को वापस बना देना है टेम्परेचर। एक्सक्यूज मी सर, स्टूडेंट्स को एडमिट कर दें। जी क्या कह रहे हैं आप लोग? सर आपने तो जो 23276 प्रिंट किया था वो पॉइंट हो गया था। अच्छा जी, देखिए मैंने सिर्फ एक बात ये की है कि हर एक जो सेंसर ने लेना है टेम्परेचर लेना है, थर्मोकपल ने, उसने देने मिली वोल्ट्स हैं। हमने एम्पलीफायर लगा के मॉड्यूल लगा के वोल्ट बना लिए, पीएलसी ने लेने वोल्ट हैं। जब पीएलसी के मॉड्यूल को वोल्ट्स मिले तो पीएलसी के प्रोग्राम ने कहा जी ये नहीं मैंने होने देना, मुझे नंबर्स चाहिए, आई एम ए कंप्यूटर, डिजिटल वर्ल्ड हूँ मैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा अंदर, तो उसने कन्वर्ट कर दिया, उसने आपके 0 से 10 वोल्ट को ही स्केल करके इस नंबर में रियल डाल दिया। इसका मतलब है जब आपके यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे या 5 मिली होंगे या 5 वोल्ट होंगे, यहाँ पे अभी वैल्यू आधी हो जाएगी, 16,000 कुछ वैल्यू हो जाएगी। दैट मेक सेंस। सो इट मीन्स जैसे जैसे ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये सारी वैल्यू आगे वेरी करने लग गई। अब प्रॉब्लम आ रहा ये है कि ये नंबर को हम नहीं जानते, हमें तो वापस यही चाहिए, ये हमारा एक्चुअल नंबर है। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास जी पोल्ट्री फॉर्म है, आपने टेम्परेचर सेट करने हैं। आप कहते हैं जी हमारे आपके चिक्स हैं जी, चूज़े हैं जी, वो 28 उनका बड़ा अच्छा कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है इनके लिए। मैं कहता हूँ 28 आपने मेंटेन करना है, 24 से नीचे जाए हीटर ऑन हो जाए, 30 से ऊपर जाए फ़ैन ऑन हो जाए, और 32 से ऊपर जाए चिलर ऑन हो जाए। एक एग्जांपल है। अगर 30 और 24 के दरमियान रहें तो कुछ भी ऑन ना हो, लेट्स से। अब इस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से तो नहीं मैं कंपैरिजन कर सकता, कंपैरेटर्स पढ़े थे हमने, हमें इसको वापस टेम्परेचर बना के कंपैरेटर करते हैं, फिर एग्जांपल करते हैं उसके ऊपर, फिर प्रेशर की भी एग्जांपल करते हैं रियल टाइम। लें जी, अब क्या करेंगे, अगर मेरे पास 500 डिग्री के ऊपर 32767 आ रहा है नंबर, ठीक है जी। अब अगर इस नंबर को मैं, ये वेरिएबल नंबर है, ये मेरी एनालॉग इनपुट है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है ना ये नंबर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा नंबर वेरी करेगा। अगर टेम्परेचर 100 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 2 मिली हो जाएगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5। ये देखें जी, इसमें यहाँ से मैं हीट दूंगा इसको, तो ये जो प्लस और माइनस के दो मेरे पास प्रॉब्स आ गई हैं, ये मुझे बेसिकली क्या देंगी जी, यहाँ से वोल्ट मिलेंगे, मिली वोल्ट मुझे इधर से मिल रहे हैं, इस पिन से मिल रहे हैं मुझे मिली वोल्ट्स। इसके आगे ये 10 वोल्ट कैसे बने, मैंने आगे एक एम्पलीफायर, एक मॉड्यूल लगाया, एक ट्रांसमीटर लगाया, एम्पलीफायर लगाया तो मुझे वोल्ट मिल गए, ट्रांसमीटर लगाता तो मिली एम्पेयर ले लेता। अब मैंने जब ये पीएलसी के पिंस को दिए 0 से 10 वोल्ट, तो उसने क्या किया, मुझे इस नंबर में पीएलसी ने खुद कन्वर्ट करके प्रोग्राम के अंदर ये नंबर मुझे दे दिया ऑटोमेटिकली। इसके अंदर ए टू डी कन्वर्टर है जो कि उसका मॉड्यूल खुद कन्वर्ट करके दे रहा है। उसकी इनपुट पे जब मैं 0 से 10 वोल्ट दूंगा ऑटोमेटिकली मुझे उस एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे जैसे ये कम ज़्यादा होगा, ये कम ज़्यादा होगा, तो ये कम ज़्यादा होगा, तो ये भी कम ज़्यादा। जी सर ये चीज़ क्लियर हो गई, लेकिन हम इस वैल्यू को कैसे डील करेंगे? लाइक इस वैल्यू को डील करना तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा ना, एज़ कम्पेयर टू अगर हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड्स को डील कर रहे हैं, तो हमें पता है 500 डिग्री है, 400 डिग्री है, लेकिन उस लिहाज से इस वैल्यू को कैसे डील करेंगे? 3276 है, ये अब नीचे हो।
चले आप बस सुनते जाएं, शायद लेट आए। अभी हमारा टॉपिक यही चल रहा है कि अब हमने इसको कैसे करना है, उसको वापस कैसे बनाना है अब अपने। ठीक है जी, ये देखें ज़रा। अब मैंने कहा जी ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर जो है ये एक हमें समझ नहीं आ रही, तो हमें इसको वापस टेम्परेचर कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा ये 0 से 32767 है, वेरिएबल नंबर है, एनालॉग इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको इसके पहले 3 डिजिट से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको पहले इन 3 डिजिट्स के साथ डिवाइड कर दूं, तो फिर क्या होगा जी, मुझे अप्रॉक्सीमेट 100 मिल जाएगा। इसके ये वाले डिजिट से मैंने ये नीचे डिवाइड कर दिया। इसकी मैक्स वैल्यू को मैंने उसके पहले 3 डिजिट से डिवाइड किया, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं तो मेरे पास 500 वापस आ गया। दैट्स द ओनली गेम। सर ये किसी भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, पहले 3 डिजिट से डिवाइड करना। किसी भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। यस, वी हैव अदर मेथड, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, और भी तरीके हम डिवाइड करके कोई रेफरेंस वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो नाउ अब ये काम हम करते हैं TIA पोर्टल के अंदर। सो हमने क्या किया, पहले डिवाइड करवाना है। मैं यहाँ डिवाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसको, भाई मेरे पास वैल्यू आ रही है एक एनालॉग इनपुट के अंदर। एनालॉग इनपुट को मैं कैसे जाहिर करता हूँ, अगर मेरी इनपुट फिजिकल है तो पहली तो बात है वो आई से जाहिर होगी। फिजिकल इनपुट है ना, 0 से वोल्ट आ रहे हैं, फिजिकल आ रहे हैं। एनालॉग है तो W से जाहिर होगी, क्योंकि बाइट में क्योंकि एनालॉग ने 32767 तक वर्ड में है, ये वर्ड के अंदर जाना है, उसने उसकी कैपेसिटी में जाना है, जो कि हम इंटीजर में ले रहे हैं वैल्यू, और वो यूनिक एड्रेस जिस पे इनपुट ने रिसीव होना है। अब वो यूनिक एड्रेस कौन बताएगा, 64 जैसे मैंने लिखा, वो मेरा हार्डवेयर बताएगा मुझे। ये सीमेंस के अंदर हम इसको कस्टम कर सकते हैं, कोई भी नंबर एड्रेस दे सकते हैं, और अदर PLCs के अंदर ये कांस्टेंट एड्रेस होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं कि मेरे एनालॉग एक इनपुट का ये एड्रेस है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये एड्रेस है। इस रजिस्टर के अंदर वैल्यू ने आना है, तो मेरे इस रजिस्टर के अंदर ही मेरे पास वैल्यू आएगी। ये यूजर डिफाइन करेगा कि कौन सी पिन पे इनपुट आएगा एनालॉग। जी, यूज़र इसको पहले जहाँ पे कनेक्शन करेगा उसी का एड्रेस लेगा, जिस पिन के ऊपर वो कनेक्शन कर रहा है उसी का एड्रेस वो लेगा। वो एड्रेस डिफाइन सॉफ्टवेयर में से होगा, ठीक है। अभी हम देखते भी है कहाँ पे लिखा होता है ये एड्रेस। सो ये मैंने एक एड्रेस ले लिया इनपुट का, इसको मैंने दिया, तो मैंने क्या किया, डिवाइड में किया IW64 डिवाइडेड बाय 327 डिवाइडेड बाय एंड स्टोर इन MW20। या मैं मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, या मैं नीचे भी लगा सकता हूँ, ऊपर भी लगा सकता हूँ। तो मैंने सामने ही लगा लिया कि एक ही लाइन में ये ऑपरेशन हो जाए। तो ये मेरे पास क्या है, MW20, पीछे से जो वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड स्टोर इन MW22। जी टेम्परेचर मेरा वापस बन गया मुझे, वेरी इजी। अब आप कहेंगे इसमें वैल्यू कैसे आएगी, भाई ये तो खुद ब खुद ही आएगी, आपने वायरिंग की है जस्ट, यहाँ तो नंबर खुद ब खुद आ रहा है। आपने तारे लगानी है, तारे कैसे लगानी है आपने अभी बताया मैंने कि आपके थर्मोकपल से एक मॉड्यूल में गई एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से निकल के PLC की पिन्स पे चली गई, जो AI की पिन है, और दूसरा उसका ग्राउंड टर्मिनल है, वहाँ चलेगी। वायरिंग भी मैं आपको बताता हूँ कि एनालॉग की वायरिंग होती कैसे है। नाउ आई कैन डाउनलोड दिस प्रोग्राम। कोई भी एनालॉग और इनपुट से हम जनरेट करने के लिए ये 2 स्टेप करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यस, जस्ट 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स। मूव का एक ऑप्शन होता है सर। मूव का ऑप्शन तो आपके इसलिए यूज़ होता है, मूव का ऑप्शन आपकी जो डायरेक्ट एनालॉग इनपुट आ रही है, ठीक है, वो आप बाज़ कंपाइलर बाज़ सॉफ्टवेयर आपके डायरेक्ट इनपुट को अलाउ नहीं करते कि उस पर तुम कुछ ऑपरेशन लगा सको। तो उसके लिए पहले हमें वही डाटा किसी दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना पड़ता है, तो इसलिए हम वहाँ पे मूव लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा। आप देखें
i64 को मैं डाटा देने लगा हूँ जी, लेट से 16,000। अच्छा देखें, अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि आई डाटा ही नहीं ले रहा। वजह क्या है? फिजिकल इनपुट है। मुझे पीएलसी ही लगाएगी तभी डाटा आएगा। मुझे यहाँ पे एम को ज़ूम करना पड़ेगा। देखिए मैंने इसको डाटा दिया, उसने कहा जी मैंने नहीं लेना, मुझे बाहर से डाटा चाहिए जो कि मेरे पास, क्योंकि मैं फिजिकल इनपुट हूँ। सो लिहाजा मैं अपने i64 को वक्ती तौर रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ? किसी भी डाटा रजिस्टर के साथ। लेट्स से MW64 ही ले लेते हैं, चलें। बल्कि इसको नेक्स्ट टाइम हम आपको वायरिंग करके मैं दिखा भी दूंगा i64 की वैल्यूज़। आप देखें यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने मॉडिफाई किया, डिसमॉडिफाई ऑपरेंड किया और मैंने यहाँ पे 16,000 वैल्यू दी। तो देखें जी यहाँ पे 16,000 डिवाइड हुआ 48 और ये 240 टेम्परेचर मेरा बन गया। तो दैट इज़ माई टेम्परेचर टैग। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रीनेम टैग करूँ तो मैं देखें जी अपना टेम्परेचर वापस बना चुका हूँ। जी अब आप जो भी वैल्यू डालेंगे आपका टेम्परेचर अब कस्टम हो चुका हुआ है। यहाँ से ये जो वैल्यू है ये तो वेरिएबल हो रही है टेम्परेचर के साथ। जैसे टेम्परेचर आपका पूरा हो गया, कितना 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 32767। आइडियली प्रैक्टिकली ये वैल्यू कम होती है, अभी उस पर भी जाते हैं। 32767 एंटर किया तो देखें उसकी जगह मेरे पास 500 वापस आ गया। अब ये टेम्परेचर टैग आ गया मेरे पास। अब इसको मैं कंपैरिजन में ला सकता हूँ। अब ये वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, कम होगी टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। सिंपल केस। सो ये मेरे पास क्या हो गया, एक टेम्परेचर मैंने निकाल लिया। यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो इंटीजर में जा रही हैं, फ्लोट में नहीं आ रही। देखें इसका इंटीजर वैल्यू जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगी ना, आपको पता होगा आपका जो आउटपुट आएगी वो उसी नंबर का मल्टीपल होगी। जैसे 100 है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 500 आ गया। अब इधर आएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 5 495। तो इसको मतलब 495 490 485 480 मेरे पास मल्टीपल ऑफ 5 के नंबर आ रहे हैं मेरे पास। फ्लोट में नहीं आ रहा कोई भी नंबर। 496 351। तो मुझे उसके लिए फ्लोटिंग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फ्लोटिंग की कैलकुलेशन जो मैं करता हूँ वो मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास फ्लोटिंग की एक कैलकुलेशन करने के लिए मुझे पहले जो बाहर से एनालॉग वैल्यूज़ आती है मेरे पास वो इंटीजर में आती है, जो कि IW64 में मुझे मिल रही थी। तो फ्लोटिंग की कैलकुलेशन मेरी रियल के अंदर होती है। तो पहले मैं अपनी वैल्यू को इंटीजर से रियल में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं डिवीजन ऑपरेशन लगा दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। I can go here, convert, and I can use it here. So you can see I have an integer value, integer convert करना है which is MW64 और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और रियल के अंदर। ये देखें रियल में यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी MD। अब रियल है तो वो MD में जाएगा, तो मैं MD यूज़ कर लेता हूँ जी 40। MD64 नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि MW64 यूज़ कर चुके हैं। मैं MD66 कर सकता हूँ यूज़ क्योंकि 64 65 यूज़ हो चुका है। ठीक है जी। अब देखें ये क्या हो गया, मेरे पास एरर आ रहा है। इसको मैं कैसे रिमूव करूँ? मैं शो ऑल टैग्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मेरे MW64 को हुआ क्या है। तो देखें ये U इंट हुआ है, अनसाइन इंटीजर है। टाइम मिलता है। इसको मैं क्या कर देता हूँ जी, इंट कर देता हूँ। इसकी डाटा टाइप चेंज की। नाउ माय एरर हैज़ बीन रिमूव्ड। अब देखें मेरे पास MW64 के अंदर मेरे पास 0 से 32767 आ रहा है जो कि इंटीजर की फॉर्म में है, और वही नंबर मेरे पास MD66 में आ रहा है जो कि रियल की फॉर्म में है। दैट इज़ द मेन थिंग। नंबर
नंबर सेम ही होगा, मेमोरी डबल डबल 32 बिट अभी जो यूज़ किया हमने। सो अब मैं कहता हूँ जी मैंने, अब मैं MD66 पे ऑपरेशन कर सकता हूँ डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन के। तो अब मैं चाहे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके करता हूँ जी डिवाइड, यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया MD66 डिवाइडेड बाय 327 और एंड स्टोर इन MD70 लेंगे, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं MD70, इसमें मैंने क्या किया जी 5 से मल्टीप्लाई करना है और स्टोर कर देता हूँ MD74। ले जी मेरे पास अब वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी जी, रियल कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी दैट आर वेरी आप देखें ये मेरे पास वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मॉडिफाई डिस्प्ले फॉर्मेट, डेसिमल में देते हैं वैल्यू। अब मैं इसको दे देता हूँ जी रेट से 14,236। तो देखें 217.6758 टेम्परेचर आ रहा है मेरे पास। अब यू कैन कंट्रोल योर फर्नेस और एनीथिंग, अपना सारा सिस्टम आप कंट्रोल कर सकते हैं। So this is how you can convert your real time temperature value by scaling using an math functions। तो इसके अपने भी ऑपरेशंस आ चुके हैं स्केल के। तो ये एक आपका एक टेक्निकल एंड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो कि एनालॉग का इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े चैम्पियन फंसे होते हैं इसके अंदर। तो ये एक नहायत ही अहम प्रोसीजर है, एनालॉग की स्केलिंग एंड ट्यूनिंग। ये आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा। चलें ओके हो गया। अब देखते हैं जी, अगर देखें यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है हमारे पास, एक मिनट देखें, अगर वो कहते हैं जी हमारे पास टेम्परेचर के अलावा प्रेशर है, तो देखें जी सिर्फ एक चीज़ चेंज होनी है आपकी सेंसर, बाकी आपका सारा सेम रहना है प्रोसीजर। ये आपकी सेम रहनी है चीज़। आपके पास जहाँ पे सेंसर टेम्परेचर ले रहा था, प्रेशर सेंसर ने प्रेशर लेना है और निकालना क्या है बीच में से 0 से 20 मिली या 0 से 10 वोल्ट। तो प्रेशर ज़्यादातर जो सेंसर हैं या ट्रांसड्यूसर हैं वो मिली एम्पेयर में डाटा निकाल रहे होते हैं। तो मिली पे भी निकाल लें 20 पे, तो 0 से 15 बार अगर प्रेशर है, अब अगली एग्जांपल है जो आप लोगों ने करनी है, लिख लें। अब वो आपने क्या करना है, एक प्रेशर सेंसर है वो 0 से 15 बार प्रेशर उसका मेजर करता है, उसकी टोटल कैपेसिटी है। इसका मतलब है उसकी जो आउटपुट है फॉर एग्जांपल वो है जी 0 से 20 मिली एम्पेयर। इसका मतलब जब 15 बार प्रेशर होगा तो वो 20 मिली निकालेगा, जब 7.5 बार प्रेशर है तो 10 मिली निकालेगा एंड सो ऑन। तो आपने ये करना है, इसको वापस स्केलिंग करनी है। आप देखें सेंसर लगा आपकी पाइपलाइन के अंदर, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, पंप चलाया प्रेशर बिल्डअप हुआ 5, 6, 7, 8, 10 बार तक चला गया और पंप चले आपके प्रेशर 15 बार पे पहुँच गया। तो आपके जो प्रेशर है वो अगर आ रहे हैं जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है 0 से 15 बार तक, तो ये भी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, PLC को चली जाएगी 0 से 20 मिली। PLC क्या करेगा, इसी नंबर को कर देगा क्या 0 से 32767, कहानी वही रहनी है। वो जो हमारा टीवी के ऊपर जो हमारा प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। किसी भी एनालॉग इनपुट के लिए हमारा स्केलिंग प्रोसीजर सेम रहेगा। अच्छा, इसमें ये तो हो गया सर कि आप टेम्परेचर का भी हो गया। इसमें अगर हम टेम्परेचर को डिग्री पे करते हैं, यानी कि हम इसको लेके जाते हैं ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी कि सेकंड के साथ हमारा कितना ग्रेडियंट इसमें अप डाउन होता है, तो उसको किस तरह से हम इसमें कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर को? अप डाउन किस तरीके से हो रहा है आपका, कि कितनी देर बाद अप डाउन, यानी कि उसको मैं ग्रेडियंट को ले रहा हूँ डिग्री पर मिनट के हिसाब से, मैं उसको डिग्री पर मिनट के हिसाब से इसकी वर्किंग करवाना चाहता हूँ कि मेरा टेम्परेचर जो है
अगर मैंने 0.7 डिग्री पर मिनट रखा हुआ है तो 0.7 डिग्री ही पर मिनट इंक्रीज हो डिक्रीज हो। अगर ये इसको डिक्रीज करवा रहा हूँ तो उसी तरह वो डिक्रीज भी हो। अगर उसको इंक्रीज करवा रहा हूँ तो जो 0.7 डिग्री पर मिनट के हिसाब से ही वो वर्किंग करे। देखें ये जो चीज़ है ना जो आप बात कर रहे हैं कि जी पॉइंट इतने मिनट में इतना डिग्री हो और विद 0.7 ही हो, इट इज़ वेरी हाई प्रोसीजन। तो ये तो जो नॉर्मल प्रोसीडिंग है और वेरी इसमें आपके पास जो प्रोसेस है मैथमेटिकल का ये भी ओबे नहीं होगा। उसके बाद आपको पीआईडी की तरफ जाना पड़ेगा फॉर दिस प्रोसेस के लिए, अगर इतनी एक्यूरेसी पे आप जाते हैं। बाकी जो है पर मिनट में कैसे करना है वो तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है कि आप उसको किस तरीके से 60 से डिवाइड करके अपने एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है तो वो 60 सेकंड में कितना आएगा वो आप मॉनिटर करके रियल टाइम वैल्यूज़ को, चाहे वो लैब टेस्ट में करें या प्लांट पे करें, उसे आप वैल्यू ले सकते हैं एक सेकंड के अंदर और एक मिनट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़, तो उससे आप अपना कन्वर्जन निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। तो ये सिंपल मैथ है, इसमें कोई वो टेक्निक नहीं है जैसे कि आप साइकिल पर सेकंड होते हैं और आरपीएम पर मिनट होते हैं तो वो निकाल लेंगे। लेकिन जो 0.7 की एक्यूरेसी है ये नॉर्मल कंट्रोल के अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, वी नीड सम स्पेशल उसमें कंट्रोलर। सर ये है कि अगर से हिंट्स दे दें कि किस तरह करके इसकी वर्किंग है, जस्ट कोई जैसे जस्ट कोई हिंट्स में अगर एक्सप्लेन कर दें ताकि जो है ना हम उसको भी ट्राई करें और इसको एक सॉल्विंग की तरफ चले जाएं। हिंट मैं दे देता हूँ आपको, पीआईडी कंट्रोल सिंपल हिंट है जी आपके लिए, ये पीआईडी से आपका होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ठीक है, ओके सर। सर ये जो नंबर है 32767 ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये वर्ड एड्रेस में लाई कर रहा है तो आईडब्ल्यू तो आएगा, लेकिन ये जो 64 है आईडब्ल्यू 64 ये किस तरह हमने यूज़ करना है, ये काम एक तरफ बता दीजिएगा। चलें जी, ये इसके लिए हम 66 क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ठीक है। देखें ज़रा एनालॉग का जो एड्रेसिंग हमने की है, ज़रा माइक बंद कर लें अपने। देखें ज़रा IW64 की जो मैंने एड्रेसिंग की है ना वो कहाँ से की है, तो भाई आई का पता चल गया यहाँ से कि भाई फिज़िकल है। एनालॉग सारी वर्ड में ही आती है, डी में नहीं जाती, इतनी हाई एक्यूरेसी की अभी नहीं आ रही एनालॉग रेजोल्यूशन कि वो 14-15 बिट का ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल होता है, इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन का नहीं होता। और रेजोल्यूशन भी मैंने डिस्कस भी नहीं की, मैं मैक्स वैल्यू पे खेला हूँ सिर्फ। अगर ये कम रेजोल्यूशन का होगा तो वो 32,000 जो है वो 16,000 पे आ जाएगा, 2 पावर 14, 2 पावर 13, 2 पावर 12। तो आपका 0 से 327670 से 16,000 तक फिर स्केलिंग करेगा। तो बहरहाल ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इग्नोर दिस वन। हम ये देखते हैं हमने वो एड्रेस कहाँ से लिया IW64 वाला। तो देखिए ये मैंने PLC के इधर गया हार्डवेयर में और यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे देखें उसने मुझे PLC के सारे हालात बता दिए कि इसके पास देखें DI 14 है, डिजिटल इनपुट 14 है, डिजिटल DQ 10 है, ठीक है। उसका एड्रेस के आई एड्रेस उसने 0 बाइट ली हुई है और 1 ली हुई है DI ने, क्योंकि आई एड्रेस है, यानी कि I 0.0 से I 0.7 तक जाएगा, 8 ले ली। अब ये 14 है, जो बाकी 6 बची तो वो अपने I1 से लेगा 1th बाइट से, यानी कि I 1.0 से I 1.5 तक मेरी 14 पूरी होगी इनपुट्स। आउटपुट में भी वो बाइट नंबर 0 ले रहा है और बाइट नंबर 1 ले रहा है, क्योंकि वो 10 है। तो Q 0.0 से Q 0.7 तक गया और Q 1.0 और Q 1.1 वो यूज़ करेगा, तो आपका Q भी सेट हो गया। अब आया AI2, इसमें 2 एनालॉग इनपुट है, AQ2 इसमें 2 एनालॉग आउटपुट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई जैसे क्या आ रहा है, I64, 65, 66, 67 2 एनालॉग इनपुट है, 64, 65 पहला एड्रेस, दूसरी एनालॉग इनपुट है 66, 67 दूसरा एड्रेस। Q का भी ऐसे है, QW64, 64, 65, 66, 67। यहाँ से हमें पता चला हमने वो एड्रेस कहाँ से लेना है PLC के अंदर। सो दैट इज़ बेसिकली आवर एनालॉग आयोज, जो हमारी किस तरीके से स्केल कैसे करती हैं जी, ये हमारी स्केलिंग है जी।
हमने MW इसलिए दिया है कि हम सिमुलेशन कर रहे थे, वो आई की वैल्यू नहीं ले रहा था। प्रैक्टिकली आप आई लगाएंगे। नहीं मैं आपको उस वाले जो आपकी शीट थी ना उसके अगेंस्ट पूछ रहा हूँ कि ये वाला एड्रेस है ना IW64 एनालॉग इनपुट का एड्रेस है 64 65 हो गया तो जी, बिल्कुल जी। ये ऑपरेशंस कर लेंगे तो एग्जांपल लिखें ज़रा अब आप लोग। एग्जांपल आपने लिखनी है जी, लेट से आपने ले लें एक एग्जांपल के आप, अच्छा 0 से 15 बार वाली हम लिख रहे थे। हाँ जी, आपने यही करना है 0 से 5 आपने ना 2 पंप आपने लेने हैं। देयर आर 2 पंप्स, मैं लिख देता हूँ। आपने 8 बार का, बल्कि ज़्यादा कर लेते हैं, 10 बार का प्रेशर मेंटेन करना है लाइन के अंदर। ठीक है जी, 10 बार से प्रेशर कम है, लेट से आपने एक पंप चलाया, प्रेशर बिल्डअप हुआ लाइन के अंदर, और लेट से वो बिल्डअप होते 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 1 2 3 4 5 6 7 तक लेट से चला ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अगर वो 7 तक गया और पंप की फुल कैपेसिटी पूरी हो गई है, पंप 2 ऑन हो जाए, वो उतनी कुछ सेकंड वेट करे ना कि जी मेरा प्रेशर 10 बार हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, सेकंड पंप ऑन हो जाए और प्रेशर फिर बिल्डअप होगा, फिर ऑब्वियसली कर ही लेगा वो। तो जो ही 10 बार पे पहुंच जाए, फ़ौरन एक पंप बंद हो जाए। ऑब्वियसली लाइनें जब गई हैं तो प्रेशर तो बिल्डअप हुआ है, तो इतनी जल्दी डाउन नहीं जाएगा प्रेशर दोबारा। एक पंप बंद है, एक पंप ने मेंटेन किया हुआ प्रेशर, तो कुछ मिनट्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डाउन होना शुरू होगा। जैसे ही वो वैल्यू थोड़ी सी कम हो, दोबारा पंप ऑन हो जाए। बैकअप एक पंप हो, अगर एक पंप आपकी कैपेसिटी पूरी नहीं कर रहा तो दूसरा ऑटोमेटिकली यस, अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पंप ने ऑन कर दिया है, कैपेसिटी पूरी कर दी है, तो बस ठीक है, दूसरा ऑन ही ना हो। ठीक है ना, मेक सेंस। वेरी सिंपल एग्जांपल, बट इट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। बूस्टर सिस्टम, आप जाएं इंडस्ट्री के अंदर, बूस्टर सिस्टम यूज़ होता है, और ABB की VFDs के अंदर ये बिल्ट इन फीचर है VFD की। अगर VFDs आप यूज़ करते हैं तो आपको PLC का कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। बाज़ VFDs के अंदर, शायद लंजे के अंदर भी ये है, ऑटोमेटिक बूस्टर सिस्टम इन्वर्टर्स के अंदर। नंबर 2 एग्जांपल लिखें जी। आई थिंक आप ये अंडरस्टैंड कर गए हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं जी। अब हम 2-4 मिनट वेट कर लो। मेक सेंस। ओके, नाउ पंप्स वाली होगी। नंबर 2 ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट जो कि मैं देने लगा हूँ, बट इफ़ यू विल ट्राई दिस वन, इट विल बी वेरी वेरी गुड एग्जांपल। आपकी एनालॉग की ऑल द वे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, टाइमर्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी पॉसिबल है कि डिफ़िकल्ट हो इस लेवल पे आप लोगों के लिए, लेकिन करेंगे हो जाएगी। ये नहीं है कि दिमाग लगाएंगे, टाइम देंगे, हो जाएगी आपसे। वी हैव एन 2, ये मेरे पास एक है जी टैंक है, एक मेरे पास टैंक और है। ठीक है जी, जहाँ लगा लेते हैं, चलें। मेरे पास इधर एक वॉल पड़ा हुआ है, यही ले लेते हैं। इसका नाम मैं दे रहा हूँ जी स्टीम वॉल। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक पाइपलाइन जा रही है इस दूसरे टैंक के अंदर। ये एक पाइपलाइन जा रही है इस टैंक के अंदर, और यहाँ पे एक और वॉल लगा हुआ है जिसका नाम है जी
ये है जी ट्रांसफ़र वॉल, ये स्टीम वॉल है, ये ट्रांसफ़र वॉल है, और दो वॉल मेरे पास यहाँ पे लगे हुए इस टैंक के अंदर। अब इन दो वॉल्स के अंदर भी एक वॉल है स्टीम वॉल्व है और एक मेरे पास है डिस्चार्ज वॉल्व है। ये टेक्सटाइल की पूरी एक एग्जांपल है टेक्सटाइल यूनिट की। ठीक हो गया। रियल टाइम एग्जांपल्स की ये दोनों मैंने रियल टाइम एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को। पोल्ट्री फार्म वाली भी आप कर लीजिएगा, मैंने बताई थी इसमें सेशन में। आप देखें जी होगा क्या, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है जी पंप, ये मेरे पास है जी एल लो लेवल, यहाँ पे मेरे पास है जी हाई लेवल टैंक का। लें जी तो इसे समझ लें, आप मैंने सेटअप पूरा क्रिएट कर लिया। लें जी चेक कर लें ज़रा। मैंने एक पुश बटन दबाया तो मेरा ये पंप ऑन हो गया, और इस पंप ने क्या किया, मुझे इस पंप ने इसको फीड करवा दिया, ठीक है, और इसके अंदर मेरा लेवल अबव जाने लग गया और ये टैंक फिल होने लग गया। ठीक है, मैंने एक पुश बटन प्रेस किया, पंप ऑन हुआ, ये यहाँ पे लिक्विड आने लग गया और ये फिल होने लग गया। जो ही हाई लेवल अचीव हुआ पंप बंद हो जाए और स्टीम वॉल ऑन हो जाए। स्टीम वॉल, स्टीम जाएगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जाएगी जो इसको गर्म करेगी। स्टीम वॉल ऑन हो जाए, जस्ट आ स्विच है, एक ऑन ऑफ स्विच आउटपुट है, जिससे वॉल ऑन हो जाएगा। वॉल इज एन आउटपुट डिवाइस, एक Q0.5 कोई एक आउटपुट है। इनपुट आई, पंप ऑन हुआ, हाई लेवल अचीव हुआ, पंप बंद हो गया और स्टीम वॉल चल पड़ा और टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। जो ही टेम्परेचर 130 डिग्री पे पहुंचे विद एक्यूरेसी ऑफ 2-3 डिग्री, कोई बात नहीं 32-33 पे भी चला जाता है, जो ही 130 पे पहुंचे स्टीम वॉल बंद हो जाए। 130 पे पहुंचे टेम्परेचर, स्टीम वॉल बंद हो जाए, और टेम्परेचर ऑब्वियसली गया है तो कुछ देर मेंटेन करेगा, फिर आस्ता से नीचे आएगा। जो ही वो दोबारा नीचे आए दोबारा स्टीम वॉल ऑन हो जाए और 132 पे 30 पे दोबारा बंद हो जाए। और ये 130 पे आपने अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट वो 130 को मेंटेन करे, ऑब्वियसली विद एन एक्यूरेसी ऑफ 10%। 32-33 पे चला जाए, 27-28 पे आप दोबारा से स्टीम वॉल चला लें, फिर वो ऊपर जाएगा, 32-33 पे वो बंद होके वापस आएगा। तो एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स। रियल टाइम प्रोसेस में 10 मिनट लगते हैं, आप 10 सेकंड ले लें इस प्रोसेस में। डन हो गया जी। अच्छा, आफ्टर टाइम हैज़ पास्ड, आफ्टर 10 मिनट्स स्टीम वॉल परमानेंटली बंद हो जाए, ट्रांसफ़र वॉल ऑन हो और सारा लिक्विड निकल के इस टैंक के अंदर आ जाए। सारा लिक्विड निकल के इस टैंक के अंदर आ जाए, ठीक है। और जो ही ट्रांसफ़र वॉल ने सारा लिक्विड निकाल दिया तो आपका जो ट्रांसफ़र वॉल बंद हो जाए, पहली तो बात ये है, वरना यहाँ से ये सारा फ्लड सक हो सकता है। लिहाजा ट्रांसफ़र वॉल भी बंद करा देना है आपने ऑन करवा कर। देन आप क्या करेंगे, टेम्परेचर 130 का यहाँ जा रहा था तो इसे अब आप ठंडा होने दें। जो ही टेम्परेचर इसके ऊपर 110 डिग्री पहुँचे, 110, तो फिर स्टीम वॉल रेडी हो जाए। जो ही 110 से थोड़ा नीचे आए
स्टीम वॉल चल जाए, 110 के ऊपर बंद हो जाए और 110 का डिग्री का टेम्परेचर आपने 8 मिनट मेंटेन करना है। और आफ्टर 8 मिनट्स स्टीम वॉल आपका बंद हो जाए और डिस्चार्ज वॉल आपका ऑन हो और सारा लिक्विड डिस्चार्ज हो जाए एंड द प्रोसेस टर्मिनेटेड। रिपीट नहीं। नो रिपीटिशन, यहीं पे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। सर जस्ट एक हिंट दे दें हमारा स्टार्टिंग प्रोग्राम ये होता है ना कि हमें एक स्टार्टअप मिल जाता है, फिर बंदा सोचता है अभी तो माइंड ब्लैंक हो जाएगा। जी, कोई परेशानी तो नहीं आ गई? लगता है कि परेशान हो गए हैं। जी जी, कोई परेशानी नहीं आई। ओए सर आप सेकंड टैंक का रिपीट करेंगे आप? जी जी, क्या कह रहे हैं? सर जब लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है सेकंड टैंक में तो उस वक्त क्या करना है, ये रिपीट कर दें काइंडली। ठीक है, मैं एक दफ़ा सारा प्रोसेस दोबारा से भी बता देता हूँ। देखें, ये एक सेटअप लगा, ये एक पंप है, ये एक स्टीम वाल्व है, ये टैंक है, ये उसका लो लेवल है, ये उसका हाई लेवल है, ये उसका वाल्व है, ये ट्रांसफ़र वाल्व है, ये दूसरा टैंक है, ये स्टीम वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व है। स्टार्ट में आपने क्या किया, एक पुश बटन दिया, पंप चला, इसने इस टैंक को फिल किया, जो ही हाई लेवल पे पहुंचा पंप बंद हो गया और स्टीम वॉल ऑन हो गया। स्टीम वॉल ऑन हो गया तो इसका टेम्परेचर स्टीम वॉल ने इंक्रीज़ करना शुरू किया और इंक्रीज़ करते करते 130 डिग्री तक ले आया। 130 डिग्री पे आपका स्टीम वॉल बंद हो जाए और जो ही टेम्परेचर नीचे जाए तो दोबारा स्टीम वॉल ऑन हो जाए और 130 डिग्री टेम्परेचर को वो मेंटेन करे। कैसे करेगा? स्टीम वॉल को बंद करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऑन करेगा, वो ऑन ऑफ होता रहेगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जब वो मेंटेन रहेगा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद आपका डिस्चार्ज ये ट्रांसफ़र वॉल ऑन हो और उसके बाद यहाँ से सारा लिक्विड इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो जो ही ये सारा ट्रांसफ़र हो गया, लो लेवल अचीव हुआ, ये वाला डिस्चार्ज ट्रांसफ़र वॉल भी आपका बंद हो जाए ताकि लिक्विड वापस ना जा सके। तो अब इधर आपके पास आ गया स्टीम वॉल अगेन और एक ये डिस्चार्ज वॉल। अब ये जो 130 डिग्री है ये नीचे जाता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, 110 डिग्री तक आएगा। 100 जो ही 10 से नीचे जाए स्टीम वॉल फिर ऑन हो जाए और वो टेम्परेचर को 110 पे मेंटेन करे 8 मिनट और उसके बाद ऑन ऑफ होता रहे स्टीम वॉल 110 मिनट 110 डिग्री पे वो जब मेंटेन कर ले 8 मिनट, उसके बाद आपका स्टीम वॉल बंद हो गया परमानेंटली। उसके बाद डिस्चार्ज वॉल ऑन होगा और आपका सारा लिक्विड यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज़ बेसिकली एंड योर। अच्छा, इस पे ये है कि टैंक 1 का कितने लीटर का टैंक है, इसमें ये भी आप बताएंगे जरा। टैंक 1 की क्या कैपेसिटी है और टैंक 2 की क्या कैपेसिटी है? आया कि इसमें जो पानी हम फिल करवाएंगे उसको भी काउंट करना है या नहीं काउंट करना? नहीं, हमने उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि पंप्स के लीटर्स में कितना है, ठीक है। वो हमारा ये ताल्लुक है, हमने इसमें कंट्रोल देखना है और हमारे पास सेंसर लगे हुए हैं 2। दैट इज़ वन इज़ द डिजिटल सेंसर एट दी लो लेवल एंड एट दी हाई लेवल। तो बस वो देख लेंगे टैंक का, हमें कोई नहीं गर्ज के वो कितने लिक्विड का। सेट रीसेट यूज़ कर लें, बिल्कुल हाई लो के लिए पॉजिटिव एज नेगेटिव एज यूज़ कर लें आप। टेम्परेचर के लिए यही वाला कम्बिनेशन यूज़ करें, ठीक है। और आप कंपैरेटर यूज़ करेंगे, इसके अंदर टाइमर्स यूज़ होंगे, इसके अंदर काउंटर्स का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। कॉइल इनपुट आउटपुट मेमोरी बिट्स ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। डाटा रजिस्टर्स में डाटा आ रहा होगा जैसे आज हमने किया है। तो ये 2 लेक्चर अगर आप कर लेते हैं जो कि लास्ट वन था और आज वाला था तो गेम चेंज है। इंडस्ट्री का प्रोसेस मैंने जस्ट एग्जांपल दे दिया आपको, तो खुद ही आप कर लेंगे तो आ जाए। कोई इशू आता है तो ऑब्वियसली कि उसके लिए फिर आपको तगो दो करनी पड़ेगी, रिपीट करें लेक्चर्स और आप पूछ भी सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आई है। फर्स्ट लेक्चर भी पड़ा हुआ है, ये भी अपलोड हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस इकट्ठा चल रहा है, सारे यूट्यूब पे लेक्चर जाएंगे, आप वहाँ से जाके ज्वाइन देख सकते हैं। सारी असाइनमेंट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज है, वरना आगे हालात जो है आपको पता ही हैं। तो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, उसको मस्त जाके यूट्यूब चैनल पर जाके जो नई वीडियोज़ आ रही है, फैटक की भी सीरीज़ आ रही है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें। फैटक के सारे लेक्चर आ रहे हैं, 2 जा चुके हैं, तीसरा चौथा पाँचवा रोज़ाना एक लेक्चर जा रहा है उसके ऊपर, तो वो भी आप ज्वाइन रखें। ये टेटशिप का दूसरा सेशन भी अभी उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा आफ्टर दिस क्लास, तो वो भी आप यूज़ करें।
कोई इशू आता है, सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं, यू आर वेलकम टू कम इन आवर ऑफिस इंस्टीट्यूट, वहाँ आके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और ले सकते हैं हमसे, कोई मसला नहीं है। फिज़िकल क्लासेस आपने लेनी है, कुछ कोर्सेज करने हैं बूट कैम्प के, वो ऑलरेडी चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन यहाँ पे रखते हैं, तो इसको हम आज क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चन? शायद की अटेंडेंस वगैरह होगी। जी अटेंडेंस के अलावा कोई नई अटेंडेंस नहीं होगी आज। एनी अदर क्वेश्चन? अभी आपको मैं सर एक जी, एक तो लिंक काइंडली शेयर कर दें, दूसरा ये कि अगर पॉसिबल हो तो इंस्ट्रक्शन जैसे इंस्टॉलेशन की है ना, वो काफ़ी क्योंकि काफ़ी लिंक्स आ जाते हैं तो इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है। इंस्टॉलेशन की वीडियो भी तो पड़ी अगर हुई कोई है, तो आप वो भी सर उसका भी अगर लिंक शेयर कर देना चलें, तो। उसका भी लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर, कोई इशू नहीं है। सर फर्स्ट लेक्चर की और इस लेक्चर की दोनों की सर वर्ड फाइल भी भेजते हैं ग्रुप पे। ये भी ठीक हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट फाइल है, ये तो चाहिए ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये भी आपको भेज देते हैं। और बताएं? सर फर्स्ट लेक्चर में जो पीएलसी के बारे में हमने पढ़ा था 1200, 400, 300, 1500, उसकी भी स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो भी मैं कर देता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा आज फर्स्ट डे है, तो काइंडली बता दें यूट्यूब में लेक्चर किधर पड़े होंगे। यूट्यूब पे आप चैनल पे जाएंगे ना, youtube.com/Buraq Engineering Solution 2021 चैनल हमारा है, उसके अंदर तीसरा वीडियो है, वो हमारे पास पीएलसी इंटर्नशिप सेशन 1 से अवेलेबल है। अगर आप इधर जाएं और इसमें जाके चेक करते हैं। एक लेक्चर पढ़ा। ये देखें जी, ये हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये देखें, ये हमारे पास एक सेशन पड़ा है, ये मल्टी पीएलसी इंटर्नशिप सेशन 1, ये वाली वीडियो है जी आपकी, जो कि पहला सेशन था हमारा। तो आप इसे जाके देख सकते हैं। दूसरा सेशन भी यहाँ आगे कहीं लग जाएगा। ठीक हो गया? ओके सर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम 6 सेशन से इंटर्नशिप आगे ले जाएं, अगर हमें मौका मिला तो। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे को वो मुलाकात होगी और ये इससे आगे चलेंगे हम इंशाल्लाह ताला। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट सैटरडे। अल्लाह हाफिज़।